4 मैकबेथ। और पोइट्री है हमारी मैकबेथ। मैकबेथ। और इसके हमारे पोइट है विलियम विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश लिटरेचर की पहचान ही विलियम शेक्सपियर से है। जिस तरह हिंदी साहित्य की पहचान मुंशी प्रेमचंद से है, संस्कृत साहित्य की पहचान महाकवि कालिदास से है, उसी तरह इंग्लिश लिटरेचर की पहचान विलियम शेक्सपियर से है। इंग्लिश लिटरेचर के एक महान कवि, एक महान लेखक, जिन्होंने कहा, जिनका कथन है एक शानदार, कि हम मनुष्य सभी प्राणी इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। वो कब किसकी डोर खींच ले ये कोई नहीं जानता। तो हमें अपना किरदार इस रंगमंच पर, जीवन का किरदार इतना सुंदर निभाना है और एक दिन इस संसार से चले जाना है। जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। तो ये इनकी जो पोइट्री है मैकबेथ, उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा जो क्लास है यूट्यूब चैनल पर, तव क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा यूट्यूब चैनल पर, और ये क्लास है बीए फर्स्ट सेमेस्टर। और जिनका इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है, जिनकी रुचि है, बीए हमें स्टूडेंट्स के लिए ये शानदार और इंग्लिश लिटरेचर का क्लास है हमारा। एमए में अंग्रेजी है सर। बिल्कुल, इंग्लिश लिटरेचर करेगा नहीं एमए। हाँ, तो देखते हैं, हम पढ़ते हैं क्या शानदार इनकी पोएट्री है। एज स्पैरोज ईगल्स और द हेयर द लोइन, इफ आई से सूथ आई मस्ट रिपोर्ट देवर, एट कैनन्स overcharged with double cracks, so they doubly redoubted strokes upon the foe, except they mean to be bathed in reeking bounds or memorize another Golgotha. I cannot tell, but I am faint, my guesses cry for help. These lines have been taken from the scene. अब आपको पता है रेफरेंस कॉन्टेस्ट वही सेम रहेगा, तो रेफरेंस की लाइन आपको याद रखनी है। याद है? हाँ, शाबाश। रेफरेंस की लाइन वही रहेगी, उसके बाद में कॉन्टेस्ट। द पोइट सेज, कवि कहता है, द सीन ऑफ सेकंड एक्ट 1 ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ये एक शेक्सपियर का नाटक था, एक ड्रामा था जिसका नाम था मैकबेथ। तो मैकबेथ क्या है? एक ड्रामा, एक प्ले है, ये एक नाटक है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, और ये बहुत ही फेमस हुआ था, और बहुत ही इसके जो एडिशन है वो बहुत बिके थे। ए सर्जेंट हैज जस्ट कम फ्रॉम द बैटलफील्ड, ही इज टेलिंग द सीन ऑफ द बैटल बिटवीन मैकडोनाल्ड एंड मैकबेथ। तो एक युद्ध हो रहा है, किसके बीच में? मैकडोनाल्ड और मैकबेथ के बीच में एक बैटल है। बैटल का मतलब एक युद्ध है, और ये युद्ध किस किस के बीच में? मैकडोनाल्ड। इसमें कौन है कैरेक्टर? मैकडोनाल्ड। दो आए, मैकडोनाल्ड वर्सेस मैकबेथ, मैकडोनाल्ड वर्सेस मैकबेथ। इनके बीच जो युद्ध हुआ है मैकडोनाल्ड और मैकबेथ के बीच, तो वही बात कौन बता रहा है? एक सर्जेंट। ए सर्जेंट ये इस युद्ध का वर्णन कर रहा है। ये जो उनके बीच में वॉर हुआ है, जो बैटल हुआ है, वॉर कह दो या बैटल कह दो, इसका अर्थ होता है युद्ध। जो इनके बीच में युद्ध हुआ है उसका वर्णन कौन कर रहा है? सर्जेंट। कौन वर्णन कर रहा है? सर्जेंट। और किन के बीच में युद्ध हुआ है? मैकडोनाल्ड वर्सेस मैकबेथ के बीच में। ठीक है, तो ये युद्ध मैदान से आ रहा है, सर्जेंट और इनके बारे में बता रहा है। Duncan asked the sergeant if the generals were not frightened of the unexpected attack. तो इनमें क्या कह रहा है? सर्जेंट रिप्लाई टू द क्वेश्चन ऑफ द किंग डंकन। तो सर्जेंट क्या रहा है इनसे, जो डंकन है, किंग है, वो इससे क्वेश्चन पूछता है। किंग का क्या नाम है? डंकन। किंग क्या अपना? डंकन। डंकन किंग सर्जेंट से पूछता है कि भाई युद्ध का क्या समाचार लाए हो आप? तो डंकन किंग किससे क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन टू सर्जेंट।
कि भाई युद्ध के बारे में बताइए आप मेरे को। किसके बारे में बताओ? युद्ध के बारे में बताओ मेरे को कि भाई युद्ध में क्या समाचार है। मैकडोनल्ड और मैकबेथ का जो युद्ध है उसमें क्या स्थिति है अभी। In these lines, the sergeant replied to the question of the King Duncan whether the dreadful invention of Norway struck terror into the hearts of our loyal generals. The sergeant says that his generals Macbeth and Banquo were not at all terrified by the attack of Norwegians. For them, the Norwegians were as sparrows to eagle or hare to the lion. The Scottish generals were very much superior to the Norwegian foes. देखो फौज का होता है दुश्मन, फौज है ना दुश्मन, शत्रु। ये आपको ध्यान रखना है। फो है ना शत्रु और फ्रेंड है ना मित्र। ये इसका ऑपोजिट है। फो है ना शत्रु और फ्रेंड है ना मित्र। मित्र फो है ना शत्रु और फ्रेंड है ना मित्र। ये आपको ध्यान रखना है। Cannons were heavily loaded with double quantity of gunpowder, and then forces fought an attack with 4 times of their courage and heroism. They caused heavy slaughter, and it showed that they wanted to bathe in the hot blood flowing from the gaping mouths of the enemy. They fought so fiercely that they made the battlefield as memorable a field of slaughter as Golgotha. Golgotha is a place of skulls in the Bible. बाइबल के अंदर गोलगथा एक स्थान है जहां पर खोपड़ियां रहती है। गोलगथा एक स्थान है किसके अनुसार? बाइबल के अनुसार। गोलगथा इज ए प्लेस, बाइबल जो बुक है इनकी होली बुक है, क्रिश्चियंस की जो होली बुक है, जो पवित्र बुक है बाइबल। बाइबल में गोलगथा वो स्थान है। गोलगथा क्या है? एक स्थान है, एक प्लेस है जहां पर क्या है? ए प्लेस ऑफ स्कूल्स। गोलगथा को हम क्या कहेंगे? ए प्लेस ऑफ स्कूल्स। ए प्लेस ऑफ स्कूल्स। स्कूल्स का होता है खोपड़ियां, कंकाल, खोपड़ियों का स्थान, उसे क्या कहेंगे? गोलगथा। ध्यान रखना आपको। गोलगथा क्या एक स्थान है बाइबल में जिसमें क्या है? ए प्लेस ऑफ स्कूल्स, खोपड़ियों का स्थान है जहां पर खोपड़ियां रखी हुई है। इट इज द प्लेस वेयर लॉर्ड जीसस क्रिस्ट वाज क्रूसिफाइड एंड सो इट हैज बीन कॉल्ड ए प्लेस ऑफ मर्डर एंड ब्लड शेड। तो कहते हैं इसके बारे में हमारी सेनाएं अपनी सामान्य से चौगुनी बहादुरी और साहस से लड़ रही थी और हमला कर रही थी। ये भारी हत्याएं कर रही थी। इससे लगता है कि सैनिक अपने दुश्मनों के घावों से बह रहे गर्म खून में स्नान करने की इच्छा रखते हैं। अब वे इतनी भयानकता से लड़ रहे थे कि उन्होंने रण क्षेत्र को भी उतना ही महत्वपूर्ण बनाया जितना ही गोलगथा है। गोलगथा को बाइबल में खोपड़ियों का स्थल कहा जाता है। यही स्थान है जहां ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। यही वो स्थान है जहां पर ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। तो आपको याद रखना है, इसी स्थान पर ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। सूली पर लटकाया गया था, इसलिए इसको हत्या में खून खराबे का स्थान कहते हैं। अब गोलगथा को और क्या क्या कहते हैं ये भी आपको लिख लेना पॉइंट बना के। इसको एक तो क्या कहते हैं? ए प्लेस ऑफ मर्डर, ए प्लेस ऑफ मर्डर एंड ब्लड शेड। ब्लड शेड इसको कौन सा स्थान कहते हैं? ए प्लेस ऑफ मर्डर एंड ब्लड शेड, खून खराबे का स्थान। कौन सा स्थान है? खून खराबे का स्थान, खून खराबे का स्थान। अगला हमारा एक्सप्लेनेशन है, तो ये आप नोट्स बना लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सुंदर नोट्स बनाओ, जितना लिखोगे उतना परफेक्ट बनोगे। और हमारे जुड़े हैं हरिरावत जी, आपका स्वागत है तनु क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा के यूट्यूब चैनल पर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके होम स्क्रीन पर मिल जाए। और ये हमारी क्लास चल रही है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ नाटक मैकबेथ। और 26 जनवरी को लोकतंत्र का जश्न तनु क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा में मनाया जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी और अभिभावक और साथी हैं उन सभी का स्वागत है।
जब लगे कि समय भी सो गया है, जब लगे कि सब कुछ खो गया है, तो नजर घड़ी पे रखना मित्र, घड़ी की सुइयां फिर से घूमेगी और सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। बस उसी दिन के लिए पढ़ना आपको। टॉपर कोई एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। उस एक दिन के लिए ही आपको पढ़ना है। सुंदर नोट्स बनाइए, शानदार। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी आपको समझ में ना आए तो आप तुरंत पूछिए। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर का वो नाम है, वो हस्ती है, वो पर्सनैलिटी है जिनसे पूरी इंग्लिश लिटरेचर की पहचान है। जिस तरह हिंदी साहित्य की पहचान मुंशी प्रेमचंद से है, उसी तरह संस्कृत की पहचान महाकवि कालिदास से है, उसी तरह इंग्लिश लिटरेचर की पहचान किससे है? विलियम शेक्सपियर से है। और ये हमारे यूनिट 4 का लेसन है, मैकबेथ। मैकबेथ इनकी जो टीएसन इनकी जो पोइट्री है बहुत ही शानदार है। और विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए और भी अन्य नॉवल है, इनकी पोइट्रीज है, जिनमें रोमियो जूलियट, जिनमें विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि हिम्मत वाली प्रेमिकाएं पत्नियां बन जाती है, बाकी सब कहानियां बन जाती है। हिम्मत की कीमत है। सुंदर नोट्स बनाइए आप। लिख लिया रस्म? हाँ। शाबाश। आगे चलते हैं। ए सेलर्स वाइफ हेड चेस्टनट्स इन हर लेप एंड मॉन्स्ड गिव मी कोथ एरोनिफी विच द रम फेड रोनेन क्राइज हर हस्बैंड्स एलेपो गोन मास्टर्स द टाइगर बट इन ए आई विल thither sail and like a rat without a tail I will do and I will do। इन पंक्तियों में क्या कहते हैं? मैकबेथ नामक नाटक के प्रथम अंक के 30 दृश्य से ली गई है। इस दृश्य में 3 डायनें आपस में बातें कर रही है। 3 जो चुड़ैल हैं वो आपस में बातें कर रही है और एक दूसरे को बतला रही है कि वे कहां रही। उनमें से एक विदेश में अपने साहसिक कारनामों के बारे में बतला रही है, अन्य डायनों की भांति वह भी बुराई तथा पाप की मूर्ति है। इन पंक्तियों में डायन अपने दोषपूर्ण स्वभाव को प्रकट करती है। वह कहती है कि एक बार उसकी मुलाकात एक नाविक की पत्नी से हुई जिसकी गोद में अखरोटों का ढेर लगा हुआ था। इस महिला के दांत भी नहीं थे, इसलिए वह उनको अपने मसलों से ही जोर जोर से चबाकर खा रही थी। डायन ने इस महिला के लिए कुछ अखरोट मांगे, लेकिन उस नीच बदर से महिला ने गोलियां दी और उसको भगा दिया। उस महिला का पति टाइगर नाम के जहाज में कप्तान था। वह एक समुद्र यात्रा पे अलेपो लेके गया हुआ था। उस डायन ने भी एक बिना पूंछ वाले चूहे का रूप धारण कर एक चलने में बैठकर वहां तैरकर पहुंचने की योजना बना ली। वहां वह जलियान के पतवार को कुतर कर उसे मार्ग में भटका देगी तथा इस प्रकार उसको परेशान करेगी। डायन किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकती है। इस प्रकार वह अपने द्वेषी स्वभाव को संतुष्ट करने के लिए उससे अपना बदला चुकाएगी। Who was then lives yet, but under heavy judgment hears that life which he deserved to lose
whether he was combined with those of Norway or did line the rebel. Why, with hidden help and montage, on that, with both he labored in his century, country's wreck, I know not, but Trajan's capital confessed and proved, have overthrown him. In these lines, Angus replies that although it is due that the person who was the late Than of Cawdor is still alive, but now he bears his life, which he deserved to lose, a burden scarcely supportable under the heavy sentence passed upon him. इन पंक्तियों में एंगस उत्तर देता है कि यद्यपि यह बात सही है कि जो व्यक्ति थेन ऑफ कॉडर था वह अभी जीवित है, पर वह तो अपने जीवन को बोझ के रूप में लिए हुए है, क्योंकि उसे मृत्युदंड दिया जा चुका है। परंतु एंगस यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कॉडर स्वयं नॉर्वे के राजा की सेना में सम्मिलित हुआ, यह केवल मात्र अपने सैनिक भेजे और इस प्रकार विद्रोही सेना की चोरी चुपके सहायता की और उनसे दोनों की तरह से सहायता दी ताकि राष्ट्र कमजोर पड़ जाए और नष्ट हो जाए। परंतु इस बारे में एंगस निश्चित है कि कॉडर ने विद्रोही को सहायता देने का अपराध स्वयं अब स्वीकार कर लिया है, तो उसे पता चल गया है कि इसी कारण उसे मृत्युदंड दिया गया है। ऑल फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर एवर थ्रू द फॉग एंड द फिल्थी हेयर। इन दीज लाइन्स देयर इज एक्सपोजन ऑफ विचेज। इन पंक्तियों में डायनो के स्वभाव को स्पष्ट किया गया है कि डायनो का स्वभाव कैसा होता है। डायने उन सबको पसंद करती है जो बुरा है और जो सबको नापसंद करती है जो कि अच्छा है। देखो होता है क्या है, इंसान अपने जैसा इंसान पसंद करता है ना। तो जो बुरे होते हैं उन्हें अपने जैसे इंसान अच्छे लगते हैं और जो अच्छे होते हैं उनको वो अच्छे इंसान अच्छे लगते हैं। दूसरे शब्दों में जो कुछ अच्छा वही डायनो के लिए घृणित है और जो कुछ वास्तव में बुरा है वह घृणित नहीं है, उसके लिए शुभ तथा अच्छा है। और डायने गंदे वातावरण को पसंद करती है, सीधी सी बात हो, इसीलिए डाइन कहलाती है। Oh, never sail, son the Morosi, you face my Than is a book where men may read strange matters, is beguile the time. Look like time, bear welcome in your eye. Your hand, your tongue, look like the innocent flower, but be the serpent under it. After knowing that King Duncan is coming to stay at their castle for the night, she decided the King Duncan shall not see the light of the next day. She is almost sure the Macbeth will not spare the opportunity of seeing by throne by murder Duncan. यह सूचना प्राप्त करने के लिए सम्राट डंकन उनके महल में रात्रि विश्राम को आ रहे हैं। वह निश्चित कर लेते कि सम्राट अगले दिन की रोशनी नहीं देख सकेंगे। उनका विश्वास था कि सम्राट की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त करने के अवसर को मैकबेथ स्वयं अपने हाथ से नहीं जाने देगा। मैकबेथ किसको माना जाता है? राजा को, डंकन को, ताकि उसका जो साम्राज्य उसको मिल जाए। लगाकर आग शहर को, बादशाह ने कहा उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर नजर सभी साफ बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। तो बादशाह को मारने की योजना बनाई मैकबेथ। भी इस प्रकार के विचार से ग्रसित होगा। मैकबेथ के अस्थिर मस्तिष्क को दृढ़ता देने के लिए उसमें कुछ विश्वास जागृत करना होगा। मैकबेथ कोई अभ्यस्त अपराधी तो है नहीं, इसलिए वह अपने चेहरे के भावों को छिपा नहीं सकता। उसके चेहरे तो क्या एक खुली किताब के रूप में देखती है। If it were done when if the assassins could trample up the conspicuous and catch with his circle success that, but this blow might be the be all and the end all here. But here upon this bank and soul of time, we will jump the life to come. In this the soliloquy. यह स्वागत भाषण में वह हत्या के परिणाम पर पुनः विचार करता है। मैकबेथ रिव्यूज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट ऑफ द मर्डर। वह उसके अपराधी होने के पहले पर विचार नहीं करता, बल्कि उन यातनाओं पर विचार करता है जो कि इसी जीवन में हत्या कार्य के प्रसाद से पीड़ित करेगी। प्रत्येक अपराध के बाद दंड भोगने पड़ते हैं। देखो ये तो हमारे जीवन का नियम है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, छल करोगे तो छल मिलेगा। इसलिए वह कहता है कि यदि सम्राट की हत्या के पश्चात कोई उलझन और समस्या उत्पन्न न हो तो इस कार्य करने में कोई संकोच नहीं, इसलिए वह अच्छा भी है। तो बहुत ही शानदार पोएम है। आगे चलते हैं हम, अगला हमारा एक्सप्लेनेशन 7 है। मी थॉट आई हेard a voice cry sleep no more. Macbeth does murder sleep the innocent sleep. Sleep that knits up the rebel's sleeve of care. The death of each day's life. Sore labor's bath. Balm of hurt minds. Great nature's second course. Chief morsel in life feast. इन पंक्तियों में मैकबेथ कहता है कि वह अपने आप को किसी भी नाम से पुकारे वह कभी शांति से नहीं सो पाएगा। प्रतिशोध की देवियां फ्यूरीज उसका स्वर्ग तक पीछा करेगी और अनिद्रा का दंड देगी कि उसे कभी नींद नहीं आएगी। निंद्रा पर काव्यात्मक पाठ करते हुए कहता है कि उसे निंद्रा की हत्या कर दी। केवल निर्दोष व्यक्तियों को निंद्रा आती है। देखिए कहते हैं कि जो मेहनत से जीवन जीते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उनके सपने भले ही पूरे ना हो लेकिन उनकी नींद पूरी होती है, वो आराम से सोते हैं।
निंद्रा मनुष्य की सब चिंताओं को दूर कर देती है, यह प्रतिदिन हमारे जीवन के तीव्र गति से चलने वाले क्रियाकलापों को बंद कर देती है, समस्त थकान को दूर कर देती है। उसी प्रकार निंद्रा भी पोषक होती है। हु कैन बी वाइज, अमेज्ड, टेम्परेट एंड फ्यूरियस, लॉयल एंड न्यूट्रल इन मोमेंट नो मैन, द एक्सपेडिशन ऑफ माई वॉयलेंट लव, ऑर्ट्रॉन एंड पोज रीजन। इन पंक्तियों में मैकबेथ मैकडफ को बतलाता है कि उसने उसी स्थान पर दोनों सेवकों को क्यों मार डाला। वह कहता है कि इतने बड़े अपराध के सामने कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता, उसे क्रोध भी है और वह अपने आप को शांत भी बनाए रखे। कोई भी आदमी महाराज का स्वाभाविक सेवक होने के नाते इस विषय में निष्पक्ष नहीं रह सकता। देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर एंड अंडर हिम माय जीनियस इज रिब्यूक्ड एज इट इज सेड मार्क एंटनीज वाज माय सीजर। इन पंक्तियों में मैकबेथ खुले रूप से यह स्वीकार करता है, frankly admits that he is afraid of the presence of Benko and suffers from a sense of inferiority in the presence of Benko, कि वह बेंको की उपस्थिति से डरता है। कौन? मैकबेथ। और उसकी उपस्थिति में उसे हीनता का अनुभव होता है। उसके स्वयं के अच्छे गुण भी उसे उत्साहित नहीं करते। वह चाहता है कि बेंको जीवित ही रहे। मैकबेथ अपने हीनता को इस प्रकार महसूस करता है जिस प्रकार मार्क एंटोनी ऑक्टेवियस सीजर के सामने हीनता महसूस करता है। मैकबेथ उन डायनो से मुलाकात के बारे में सोचता है जब बेंको वहां उपस्थित था। बेंको में अपने समय में इतना साहस था कि उसने उन डायनो को फटकार दिया, क्योंकि उन्होंने मैकबेथ के बारे में इतनी भविष्यवाणी की थी, लेकिन बेंको के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। डाउटफुल इट स्टूड एज टू स्पेंड स्विमर्स they do cling together and choke their art. The merciless MacDonald worth to be a rebel for to that. The multiplying villains of nature do swarm upon him from the western isles of Cannes and Galloglasses in supplied. इन पंक्तियों में सार्जेंट मैकडोनाल्ड तथा मैकबेथ के बीच युद्ध का वर्णन करता है। वह कहता है कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता युद्ध का परिणाम क्या होगा। मैकडोनाल्ड मैक दोनों थके हुए तैराकियों की भांति लड़ रहे हैं, प्रत्येक अपनी अपनी जान बचाने का प्रयत्न कर, दोनों एक दूसरे से उलझे हुए हैं। मतलब दोनों थक गया युद्ध करता करता, वो भी जान बचा रहे, वो भी जान बचा रहे, मार कोई नहीं रहा है, अटैक कोई नहीं कर रहा है। When shall we there meet again in thunder, lightning or in rain? When the hurly-burly is done, when the battle's lost and won. रंगमंच पर पर्दा उठते ही दर्शक देखते हैं ये वातावरण में कोहरा व्याप्त है, वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है और बादल गड़गड़ा रहे हैं। तीन जादूगरनी पूछती है कि वे तीनों ऐसे ही वातावरण में अगली बार कब मिलेंगी। दूसरी जादूगरनी उत्तर देती है कि वे वर्षा, बिजली, कड़क, दमक और बादलों की गर्जन के वातावरण में नहीं मिलेगी। वे मिलेगी जब इस समय युद्ध राजा डंकन की सेना और उपद्रवी प्रतिनिधि बीच समाप्त हो जाएगा, निर्णायक हार जीत का पता चल जाएगा, तब वो मिलेगी। As when the sun gives his reflection, shipwreck, king storm का अर्थ होता है तूफान। स्टॉर्म यानी तूफान। एंड डायरफुल थंडर्स ब्रेक, सो फ्रॉम दैट स्प्रिंग, और स्प्रिंग यानी बसंत। स्प्रिंग सीजन का मतलब होता है बसंत, और आज है बसंत पंचमी। ज्ञान, संगीत और कला की देवी, विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित आज का बसंत पंचमी का हमारा त्योहार है, जो कि माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। और मां सरस्वती की कृपा से, आशीर्वाद से हर विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होता है। और किस्मत और मेहनत दोनों जिनके बारे में मनुष्य का जीवन होता है, तो देखिए किस्मत बाद की बात है, मेहनत पहला काम आपका है। आप मेहनत करोगे वैसी आपकी किस्मत बन जाती है। मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है। तो मेहनत करते रहो। किस्मत क्या है? मंजिल मिले ना मिले वो तो किस्मत की बात है, हमारा काम क्या है? मेहनत करना है, तो खूब मेहनत कीजिए। सो फ्रॉम द स्प्रिंग वेंस कंफर्ट सीन टू कम, discomfort swells. Macbeth is represented here as a loyal and brave general of Duncan, fighting against the rebels who forced his way through the thick of the battle like a favorite of Felor, and made the rebel MacDonald face to face, one to one. मैकबेथ एक निष्ठावान और बहादुर सेनानायक है, जो पराक्रमी होने के नाते विद्रोही घमासान युद्ध होते विद्रोही नेता मैकडोनाल्ड के सम्मुख पहुंच गए, और उसे एक वीर योद्धा व योग्य सज्जन का है। सार्जेंट राजा डंकन से कहता है कि सूर्य जो विश्व को प्रकाश, धूप और सुख चैन प्रदान करता है, पूर्व दिशा में उदय होता है।
राजा डंकन की सेनाओं के योद्धाओं मैकबेथ बैंकवादी विद्रोहियों का डटकर मुकाबला करे तो अचानक उत्क्रमण का सामना करना पड़ा। द थेन ऑफ कॉडर बिगेन ए डिस्मल कॉन्फ्लिक्ट टिल द बेलकोनाज ब्राइडग्रूम। ब्राइडग्रूम का अर्थ क्या होता है? दूल्हा। ब्राइडग्रूम है ना दूल्हा। दूल्हा, शाबाश, फैंटास्टिक, शानदार। ब्राइडग्रूम एंड दूल्हा एंड ब्राइड एंड दुल्हन। ब्राइड एंड दुल्हन। लेफ्ट द प्रूफ यानी सबूत। confronted him with self comparisons, point against point, rebellion arm against arm, curbing the Lewis spirit and to conclude the victory fell of us. The king of Norway, जब घायल सर्जेंट राजा डंकन को युद्ध स्थल की नवीनतम स्थिति बताने का काम पूरा कर चुका तो वह सर्जन के पास मरम पट्टी कराने के लिए चला गया। उसके तुरंत बाद ही स्कॉटलैंड के एक अन्य कुलीन पुरुष रोस ने कैंप में प्रवेश कर राजा डंकन का अभिवादन किया। राजा ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो? रोस का दिया हुआ उत्तर ही व्याख्या की जाने पंक्ति में नहीं। तो रोस ने क्या कहता है, और इस लास्ट स्टांजा के साथ हमारी पोएट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। राजा डंकन द्वारा पूछे जाने पर रोस ने उत्तर दिया कि वह फीफे से आ रहा है। कहां से? फीफे से। हाँ, जहां नॉर्वे के राजा की पताकाएं उच्च गगन में गर्व से उड़ती मानो आकाश को चुनौती दे रही है और हमारे सैनिकों के उत्साह साथ को ठंडा कर रही है। राजा ने एक बड़ी सैन्य टुकड़ी से हमारी सेना पर आक्रमण कर दिया। देशद्रोही काउडर का सामंत उस राजा की सहायता भी कर रहा है, परंतु युद्ध की देवी बेलोना की प्रिय मैकबेथ ने इस चुनौती का वीरता से मुकाबला किया और उसने कवच धारण करके शत्रु के गर्व को चकनाचूर कर दिया और अंत में डंकन की सेना ने विजय प्राप्त कर ली। तो कौन जीता लास्ट में? द किंग ऑफ डंकन। डंकन का राजा क्या है? विक्ट्री, जीत गया। विक्ट्री ने क्या मिली? विक्ट्री, जीत। रोज के अनुसार नॉर्वे के राजा ने काउडर का विद्रोही सामंत की सैनिक सहायता की, वह स्वयं डंकन का विरोधी नहीं है। यह ध्यान देने की बात है कि घायल सर्जेंट ने युद्ध स्थल की स्थिति का वर्णन करते समय मैकबेथ के अदम्य वीरता, मैकबेथ तो इन्हीं के साथ था, तो ये आगे मैकडोनाल्ड इसमें। और विद्रोही सामंत को मौत की सजा दी और मैकबेथ को उसका उत्तरवर्ती सामंत बना दिया। तो ये कहानी थी मैकबेथ। एक ड्रामा था, प्ले था विलियम शेक्सपियर का। इसके बाद में इसी के साथ ये पोएट्री हमारी समाप्त होती है और इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो हम पढ़ेंगे। तो तौर क्लासेज कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और साथियों का स्वागत है जो हमारे ऑनलाइन क्लासेज देख रहे हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको आपके होम स्क्रीन पर मिल जाए और आपको भी हमारे क्लासेज का लाभ मिले। और जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए तौर क्लासेज कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा।